Assalamualaikum everyone, myself Sumbal Talib, and this video is about questions related to quality control test for powders, granules and capsules. So let's start with the first question. While performing content uniformity, 9 out of 10 capsules have shown 89% of API, while one capsule has 84%. Then what should be done? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आप लोग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट को रिकॉल कर लो, जिसमें आप सबसे पहले 30 कैप्सूल्स रैंडमली सिलेक्ट करते हो। 30 में से पहले आप 10 कैप्सूल्स पे टेस्ट परफॉर्म करते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन के मुताबिक उन 10 कैप्सूल्स में से 9 का रिजल्ट ये है कि उसमें 89% ऑफ API है, और बाकी जो एक कैप्सूल है उसमें 84% API है। 89 और 84% को आप इस कॉन्टेक्स्ट से देखो कि टोटल आपका जो क्लेम्ड API है ये उसके कितने परसेंट उसमें डेविएशन आ रही है। आपके पास लिमिट ये है कि आपकी सारे के सारे टेस्ट जो है ना, कैप्सूल्स जो है ना, वो +-15% की रेंज में आने चाहिए। यहाँ पे देखा जाए +-15% का मतलब ये होता है कि 85% से लेके 115% की रेंज में आने चाहिए। लेकिन आपके 9 कैप्सूल्स तो 85 to 115 की रेंज में आ रहे हैं, लेकिन एक कैप्सूल जो है वो इस रेंज में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर आपका एक कैप्सूल इस रेंज में +-15% की रेंज में ना आए तो वो एटलीस्ट +-25% की रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25% का मतलब ये है कि 75 से लेके 125% की रेंज में आना चाहिए, जो कि आ रहा है क्योंकि इसका 84% है। तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद आपके जो पास 20 कैप्सूल पीछे रह गए थे ना, आप उन पे टेस्ट परफॉर्म करोगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक कैप्सूल है ना, उसकी रेंज ये है कि +-25% डेविएशन आ रही है उसमें। तो अगर +-25% डेविएशन आ जाए, इसके अंदर इसकी डेविएशन हो, तो हम मज़ीद 20 कैप्सूल्स पे टेस्ट परफॉर्म करते हो। अब जो पिछले 10 थे और मज़ीद 20 हमने लिए, तो टोटल आपके 30 कैप्सूल्स हो गए। 30 कैप्सूल्स में से सिर्फ एक ही ऐसा कैप्सूल होना चाहिए जिसके अंदर ये डेविएशन हो +-25% के अंदर। बाकी सारे के सारे +-15% के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका टेस्ट पास हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आ जाए सेकेंड क्वेश्चन पे, तो what would be the percentage deviation in weight variation test if average weight of both hard gelatin and soft gelatin capsule is 150 mg? अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप वेट वेरिएशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स पे भी और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स पे भी। तो जो एवरेज वेट आया है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का वो है 150 mg, और जो सॉफ्ट जेलेटिन का है वो भी 150 mg है। नीचे अगर हम गिवन एक्सेप्टेबल रेंज देखें तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। अगर आपका एवरेज वेट 120 mg से कम है या फिर 120 mg है तो आपके पास परसेंटेज डेविएशन +-10% की होती है। लेकिन अगर 120 mg से ज़्यादा है एवरेज वेट तो आपके पास डेविएशन अलाउड होती है +-7.5%। ठीक है, आपके सारे के सारे कैप्सूल्स इसी रेंज में आने चाहिए, लेकिन अगर एक या दो कैप्सूल्स इस रेंज में नहीं आ रहे तो इसकी डबल परसेंटेज में आने चाहिए, मतलब +-15% के अंदर ज़रूर होने चाहिए। तो क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास जो सेकंड वाली रेंज है ना 120 mg से ज़्यादा वाली, उसमें आपकी जो है ना वैल्यू लाई करती है। 150 mg आपके पास एवरेज वेट है तो परसेंटेज डेविएशन +-7.5% तक अलाउड है। लेकिन अगर आपका एक या दो कैप्सूल इस रेंज में नहीं आ रहे तो वो एटलीस्ट +-15% की रेंज में आने चाहिए। अच्छा, अगर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की बात की जाए तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में एवरेज वेट के मुताबिक इसको क्लासिफाई नहीं किया जाता है। आपका जो भी एवरेज वेट होगा परसेंटेज डेविएशन +-7.5% तक अलाउड है। अगर एक या दो कैप्सूल्स इस रेंज में नहीं आ रहे तो आप +-15% की रेंज में इसको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में का जो आंसर है ना वो ये है कि +-7.5% एक्सेप्टेबल रेंज है परसेंटेज डेविएशन की। लेकिन अगर एक या दो कैप्सूल्स आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं तो +-15% के अंदर आने चाहिए। ठीक है, चाहे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है चाहे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है। अगर एवरेज वेट आपके पास 150 mg है तो परसेंट डेविएशन +-7.5% ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लासीफाई पाउडर्स फ्लो प्रॉपर्टी थ्रू एंगल ऑफ रिपोज, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हसनर रेशो। अच्छा, इसमें आपने टेबल बना के ये शो करवाना है कि अगर आपके पास एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू इतनी है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की इतनी वैल्यू है या हसनर रेशो की इतनी वैल्यू है, तो उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी।
इसमें एक्सप्लेन नहीं करना, बस सिर्फ यही क्लासीफाई करना है कि कितना एंगल होगा तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर आपके पास एंगल 25 से 30 है तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी होंगी, अगर 46 से 55 है तो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी होंगी, अगर 66 से ऊपर है तो वेरी वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरह कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स अगर 10% या उससे कम है तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर 38% से ज़्यादा है तो बहुत ही वेरी वेरी पुअर फ्लो प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी तरह हार्सनर रेशो अगर आपके पास 1 से लेके 1.11 के दरमियान है तो एक्सीलेंट फ्लो करेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके पाउडर के, अगर 1.6 से ज़्यादा है तो वेरी वेरी पुअर फ्लो करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ पार्टिकल साइज अफेक्ट अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डोजेज फॉर्म। पार्टिकल साइज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डोजेज फॉर्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, जैसे पार्टिकल साइज अफेक्ट रेट ऑफ डिसोल्यूशन, हार्डनेस, फ्लो प्रॉपर्टी एंड वेट वेरिएशन। ये इन सारी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से अफेक्ट करता है उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले आपके पास है रेट ऑफ डिसोल्यूशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि पार्टिकल साइज़ कम होगा ज़्यादा होगा तो वो डिसोल्यूशन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें, अगर आपके पास पार्टिकल साइज़ कम होगा, पार्टिकल साइज़ कम होने का मतलब ये है कि उसका जो कांटेक्ट एरिया है, जो उसका एक्सपोजर होगा ना डिसोल्यूशन मीडियम के साथ, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल साइज़ कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसका कांटेक्ट, उसका एक्सपोजर विद डिसोल्यूशन मीडिया बढ़ जाएगा। अगर ये चीज़ बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि उसके जो डिसोल्यूशन का रेट है ना वो भी जो है ना आखिर में बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल साइज़। सिंपली अगर आप लोग देखें, आप एक तरफ टैल्कम पाउडर लें और दूसरी तरफ आप जो है ना शुगर ग्रैन्यूल्स लें, उन दोनों को ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें जिसमें वो सॉल्युबल हों और उसके बाद रेट नोट करें, तो जितने टाइम में पाउडर डिज़ोल्व होगा वो रेट आप लोग नोट करोगे, वो टाइम नोट करोगे, और जितने में आपके पास शुगर ग्रैन्यूल्स हैं तो जो पाउडर होगा वो कम टाइम लेगा उसको डिज़ोल्व करने में अपने आप को डिसोल्यूशन मीडिया में, जबकि जो शुगर ग्रैन्यूल्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेगा डिसोल्यूशन में। तो इस वजह से जो पार्टिकल साइज़ कम है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका सरफेस एरिया जो है ना इंक्रीज़ कर जाता है, उसका एक्सपोजर विद डिसोल्यूशन मीडिया इंक्रीज़ करेगा तो उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट आपके पास है कि हार्डनेस को कैसे अफेक्ट करता है। हार्डनेस को इस तरह से अफेक्ट करता है कि अगर आपके पास पार्टिकल साइज़ बड़े होंगे तो पार्टिकल साइज़ लार्ज होने का मतलब ये है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी ज़्यादा हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से जब उनको पाउडर को कंप्रेस करके जब उसको टैबलेट में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो पाउडर या ग्रैन्यूल्स अगर लार्ज साइज़ के होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होंगी, उसमें कंप्रेशन होने के बाद वो हार्ड कॉम्पैक्ट नहीं बनाएगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जिसकी वजह से हार्डनेस भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर स्मॉल पार्टिकल हैं तो उनकी कंप्रेशन अच्छी होगी, तो इस एयर स्पेसेस भी कम होती हैं इसमें, तो इसकी हार्डनेस भी अच्छी होगी, ज़्यादा हार्डनेस होगी इसकी। जो स्मॉल लार्ज पार्टिकल की निस्बत स्मॉल पार्टिकल साइज़ के जो है ना पाउडर्स या ग्रैन्यूल्स, उनकी कंप्रेशन अच्छी होगी और इसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट आपके पास है फ़्लो प्रॉपर्टी। फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाए तो अगर आपके पास लार्ज पार्टिकल साइज़ होगा तो उसका फ़्लो करेक्टरिस्टिक फ़्लो प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होंगी, इस वजह से कि फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द पाउडर उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई ग्रैन्यूल्स हैं और दूसरी तरफ आपके पास पाउडर है तो जो ग्रैन्यूल्स होती है उसकी फ्रिक्शन विथ वॉल कम होती हैं, जबकि पाउडर की फ्रिक्शन विथ वॉल ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ग्रैन्यूल्स की जो है ना फ़्लो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी होंगी एज़ कम्पेयर टू पाउडर। दैट मीन्स लार्ज पार्टिकल साइज़ का जो है ना फ़्लो करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पार्टिकल साइज़। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन को पार्टिकल साइज़ कैसे अफेक्ट कर रहा है? इस तरह से अफेक्ट करता है कि अगर आपके पास पार्टिकल साइज़ यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, आपके पास या तो बहुत बड़े हैं या फिर बहुत छोटे हैं, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ नहीं है। अगर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ नहीं होगा तो आपका जो वेट ऑफ द टैबलेट होगा ना वो वेरी करेगा। एक ही बैच के अंदर डिफरेंट जो है ना वेट की आपके पास टैबलेट्स प्रोड्यूस होंगी। वो इसलिए होंगी कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेट नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि पाउडर ग्रैन्यूल जो भी उसमें है वो डिफरेंट फ़्लो प्रॉपर्टीज शो करेगा, मतलब उसकी जो फ़्लो प्रॉपर्टी होगी, किस स्पीड के साथ वो फ़्लो कर रहा है वो डिफरेंट होगी।
तो इस वजह से क्या होगा कि इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ द डाई होगा, ठीक है। जो आपके पास पंचिंग मशीन होता है, टैबलेट पंचिंग मशीन, उसमें जो डाई होती है, जिसमें जो एक स्पेस होती है जिसमें आके पाउडर और ये ग्रेन्यूल्स फिल करते हैं ताकि टैबलेट बनाई जा सके, उसकी कंप्लीट फिलिंग नहीं होगी। किसी में ज़्यादा आ जाएगा, किसी में कम आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरह से इन सारी प्रॉपर्टीज़ को पार्टिकल साइज़ अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि इनडायरेक्टली इस तरह से अगर डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब यही कि अल्टीमेटली आपकी बायोअवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होगी। अगर वेट वेरिएशन अफेक्ट हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी ड्रग उसमें कम्प्लीटली फिलअप नहीं हुई, किसी टैबलेट में किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो एफिकेसी अफेक्ट हो सकती है। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि पार्टिकल साइज़ कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ होना चाहिए टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।